मैडम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप इन चार को छुपाने के लिए उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं। के अंदर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक अलग एकेडमी की स्थापना 2019 में हुई। विभिन्न आपदाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये 5 साल में 34 गाइडलाइन बनाई गई है। 112 इमरजेंसी नंबर में आपदा को भी समाहित किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए CDRI की स्थापना की। और मैं गर्व से कहता हूं इसमें 42 देश और 7 बहुराष्ट्रीय संस्थाएं आज हमारे CDRI की मेंबर हैं। मान्यवर, दुनिया में कहीं पर भी आपदा आती है, हमारा NDRF प्रधानमंत्री तुरंत भेज देते। अग्निशमन के लिए भी हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है। बाढ़ के खतरों में कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, इसके लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में भी मदद पहुंचाई, नेपाल में भी मदद पहुंचाई। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का सफल एकीकरण किया गया है। NIDMS राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली को सफलता से लागू किया है और आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ काम के लिए अब तक कोई पुरस्कार नहीं था। अब जिसको पूरी देश और दुनिया नेताजी के नाम से जानते हैं, वो सुभाष बाबू के नाम से हमने आपदा प्रबंधन पुरस्कार दी। मान्यवर, 34 गाइडलाइन चालू कर दी, जारी कर दी और 6 नई गाइडलाइनें बनने में। हर 2 माह में गाइडलाइन इश्यू होगा। मौसम वो एकीकृत GIS आधारित ऐप है जो 7 दिन के सटीक अनुमान देती है। मेघदूत किसानों को महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी देती है। फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति और फोरकास्ट को रियल टाइम जनता तक पहुंचाती है। दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के पहले अलर्ट का सिस्टम बना है। पॉकेट भुवन मैप और सैटेलाइट डेटा को विजुअल और वॉइस नेविगेशन सुविधा के साथ उपलब्ध कराता है। सचेत रियल टाइम जियो टारगेटेड अलर्ट प्रदान करता है। वन अग्नि वर्तमान वन आग की स्थिति की जानकारी के बीच में जो समस्या है ये सालों तक लिंगरिंग रहती है और मान्यवर यहाँ जो निपटान हो जाता है उसको प्रगति के माध्यम से मोदी जी स्वयं मॉनिटर करते हैं और राज्य के प्रोजेक्टों को आगे। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो मनमोहन सिंह के दूसरे साल में शुरू हुए थे और मोदी जी के 5वें साल में समाप्त हुए, क्योंकि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। मान्यवर, ये अंतर्राज्यीय परिषद इतना प्रमुख साधन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं। बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भाई। मान्यवर, बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते। ये तो गंभीरता है हमारी। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मान्यवर, एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मान्यवर, मैं भी अनुशासन प्रेषित हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि 90 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है। तो आपका स्टेमिना तो चल रहा है और मैं मान्यवर मेडिकल अनुशासन दिखाकर वापस आ गया। मान्यवर, आपकी और मेरी आयु में भी बड़ा अंतर है, काफी अंतर है, बल्कि 2 जनरेशन है। मान्यवर, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे बॉर्डर पर जो विलेज है, गांव है, कठिन भौगोलिक परिस्थिति में स्थित है। कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं -48 डिग्री टेम्परेचर है, कोई चोटियों पर है तो कोई रेगिस्तान में है, कोई वनों में है। एक गांवों से सुविधाओं के लिए पलायन हो रहा है।
और जिस देश के बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं उस देश की बॉर्डर कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो एक नए अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे गांवों को देखना शुरू किया। पहले इसको देश का अंतिम गांव कहते थे, अब उसको देश को पहला गांव कहते हैं। और एक सिर्फ कंसेप्चुअल बदलाव नहीं है, विकास की दृष्टि से भी बदलाव लाने का कार्यक्रम मोदी जी लेकर आए। प्रथम गांव कह तो दिया, मगर मैं दावे से कहता हूं साहब 10 साल में सुविधाओं की दृष्टि से भी ये गांव देश के प्रथम नंबर पे गांव। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें 90% केंद्रांश है और 10% राज्यकांश है। इस अनुपात में निधि जारी की जाती है। लद्दाख में 100% है क्योंकि वो यूटी है। 19 जिले 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों को पहले चरण में 15,223 योजनाओं के साथ 4800 करोड़ रुपए के आवंटन से हमने 662 गांवों को इसमें एडॉप्ट किया। अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में पूरी सीमा आएगी। तो 662 गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया। मान्यवर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किब्यूथू गांव में मैं गया था। वहां मैंने एक जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच में देखा। मैंने जब वहां कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज से आपका गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है और आप सुविधाओं की दृष्टि से भी 2 साल में पहले नंबर पर पहुंच जाओगे। मानवर जबरदस्त उत्साह और हमने बहुत सारे बदलाव किए। लगभग 901 परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है। सड़क घटक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में 136 गांवों को जोड़ने का काम समाप्त हो चुका है। 113 सड़कें, 8 एलएसबी परियोजनाएं समाप्ति के कगार पर है और इसके लिए 312 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और अब अरुणाचल के 125 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, सिक्किम के 3, उत्तराखंड के 8 और 312 करोड़ रुपया कुल उसके लिए खर्च होता है। मान्यवर सिर्फ योजना बनाकर नहीं, ये गांव मैंने जैसा कहा कठिनतम परिस्थिति में मेरे समेत 17 केंद्रीय मंत्रियों ने 8 जिलों के 17 वाइब्रेंट गांव में रात्रि निवास कर 48 घंटा और जमीन पर जाकर ये योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, क्या हर्डल है, क्या बदलाव करना चाहिए और फिर इसका एक नया स्वरूप यहां कर बना है। 17 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री, 92 आईएएस ऑफिसर और 256 राज्य के ऑफिसरों ने इस सभी गांवों में 48 घंटा निकाला है। और इसके कारण 4G कनेक्टिविटी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, कई आजीविका की योजनाएं शुरू हुई है। जैसे एक मैं किबूथी में गया था, उसने कहा साहब हमारे गांव में और कुछ करने की जरूरत है, आईटीबीपी दूध, मछली और सब्जी हमारा ले ले। तो आईटीबीपी वाले वहां थे, मैंने बोला है कि भाई क्यों नहीं लेते, कि हमारा एसओआर होता है। आकर यहाँ हमने नीति में परिवर्तन कर ये तीनों चीजें स्थानीय लोगों से खरीदने के लिए उनको मुक्ति दे दी। इनकी कोऑपरेटिव बन गई और सेना और आईटीबीपी अब सब लोकल चीजें उनको भी फ्रेश खाने को मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सारे किसानों को रोजी रोटी भी मिली। इस तरह के छोटी छोटी चीजों के बदलाव से गांव में आजीविका भी बढ़ी है, बिजली भी पहुंची है, कनेक्टिविटी भी पहुंची है, रोड भी पहुंचा है, मेडिकल सुविधाओं में सारे आईटीबीपी और सेना के मेडिकल इंस्टॉलेशन को गांव वालों के लिए खुला कर दिया गया है और ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण कई गांवों में आबादी वापिस आने लगी। अरुणाचल में तो रचनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 30% आबादी वापिस आई। मान्यवर 127 गांवों में ऑफ ग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण किया और 474 गांवों का सीधा बिजलीकरण किया गया है। पहली बार गांवों में बिजली पहुंची मान्यवर। और
इसके लिए ढेर सारा खर्च भी किया गया है और व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको रिसोर्ट्स, पर्यटन केंद्रों और घर में रखकर पर्यटकों को घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है और पर्यटक आते हो तो उसको परिवार के साथ रहकर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहां के व्यंजन मिलते हैं और अच्छे से वो क्षेत्र को वो देख भी पाए। तो एक मल्टी डायमेंशनल सफल प्रयोग हुआ है। मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप बने। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति आ जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई, तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतांत्रिकरण किया है।
पद्म पुरस्कारों में मेरे साथ सूची तो है, मगर इतनी लंबी है कि मैं बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा। निर्मला जी को वहां गिलोटिन रखना है। मान्यवर, पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज कोई सिफारिश की जरूरत है, पोर्टल पर खुद डालते हैं और यहां से राष्ट्रपति भवन से फोन जाता है कि आपको पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने नवाजा। ऐसी पारदर्शी पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया बहुत समय पहले बननी थी, मगर मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई और आगे बढ़ा है। माननीय गृह विभाग ने ढेर सारे कानून भी बनाए हैं। ये 3 नए कानूनों के साथ साथ हमने 370 जम्मू कश्मीर के विभाजन का कानून, CAA आपदा प्रबंधन सुधार के लिए कानून अभी सदन में लाना है, UAPA को अपग्रेड किया, NIA को बदला। इसके साथ साथ हमने हथियार कानून में संशोधन किया, जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में सुधार किया, संघ राज्य क्षेत्र के 9 नए कानून बनाए गए मान्यवर। और सभी कानूनों का उद्देश्य देश में संघ भावना का अभिवृद्धि हो और देश की कानून और व्यवस्था मजबूत हो, वो ही रहा। CAPF के कल्याण के लिए भी ढेर सारी चीजें हमने की है। हमने CAPF आयुष्मान भारत योजना दायर की है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं मान्यवर, 41,21,443 CAPF के अभी के और पूर्व कर्मचारियों के पूरे परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड। और पहले नोटों की गड्डी, जिस अमाउंट का बिल होता था उसके गड्डी के वजन से ज्यादा कागज देने पड़ते थे। अस्पताल का बिल, जेरोक्स, वो 11 कॉपी में। अब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। इनके बैंक अकाउंट में अस्पताल के सीधा पैसा पहुंच रहा है और इसके तहत 17 लाख दावों का भुगतान हो चुका है और 1,862 करोड़ का सीधा हमने भुगतान अस्पताल को करने का था। हमने CAPF के अंदर आवास पोर्टल बनाया है। सभी CAPF में कुछ आवास खाली थे, कुछ जगह आवास नहीं थे, तो हमने सिर्फ उपलब्ध आवासों को ही पोर्टल पर रखा और एक दूसरे को देने की शुरुआत की। इसमें 1 लाख लोगों को आवास मिल गया, मतलब 1 लाख लोगों का आवास खाली पड़ा था। हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी कांग्रेस के समय से 16 करोड़ की वृद्धि की है। माननीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा खर्चा किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण का भी ढेर सारा सुधार किया है और इसमें स्वदेशी चीजों को हमने उपलब्धता बढ़ाई है।